आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? संसद। और संसद में हमने काफी कुछ डिस्कस कर रखा है। अब वहां से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मगर बस थोड़ा आराम से हमें समझते चले जाना है ये। ठीक है, तो अब हम चलते हैं संसद के सत्र की तरफ। अब हम चलते हैं संसद के सत्र। जैसे कि अभी जो है सदन का क्या है, सत्र चल रहा है ना। अभी ये सदन का सत्र चल रहा है। तो संविधान में जो है संसद के सत्र के संदर्भ में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 85, 85। ठीक, तीन बातें एक साथ इसमें लिंक है ये। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? संसद। ठीक है, और इसमें जो मैं जो शुरुआत कर रहा हूं वो क्या है? संसद के सत्र, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ये तीन बातें जो है एक साथ दे रखा है। ठीक है, सत्र दे रखा है, सत्रावसान दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है? विघटन। ठीक है, वहां जो है अनुच्छेद 85 में, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 85, 85। ठीक, ऐसे बहुत सारी बातें होती है, उनको थोड़ा आराम से समझना है यह। तो एक तो जो है होता है सबसे पहले संसद को आहूत करना। पहले क्या होता है? संसद को आहूत करना। आहूत करना। ठीक है, समझते चले जाओ और कुछ कुछ बातों को नोट डाउन भी करना है। ठीक है, सदन में जो है, जब सदन, संसद का जो, संसद में दो सदन हुआ ना। अब दो सदन में किसकी बात कर रहे हैं? एक तो राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, तब सदन को जो है आहूत करना होता है, क्योंकि सदन की अध्यक्षता किसके पास में होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है। संसद की अध्यक्षता किसके पास में होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है। वही उनका नेतृत्व करता है। तो स्वाभाविक है सदन को बैठक के लिए आहूत करना हो, चाहे उस सदन को बैठक के लिए आहूत करना मतलब सत्र के लिए आहूत करना। ठीक है, या फिर वो जो सत्र जिनको आहूत किया गया है उसको वसान करना, मतलब उनका समापन करना, समाप्त करना, सत्रवसान करना, या फिर जो है सदन को विघटित कर देना, या फिर सदन को विघटित कर देना। तो ये सब काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सब जितने भी काम होता है इस प्रकार का, ये सब कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ये। ठीक है, ये सब कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं ये। ठीक, तो पहली बात है, हाँ क्या क्या बता दिया मैंने एक साथ में। संसद का जो सत्र है उसको जब आहूत करना है, या फिर संसद के सत्र का समापन करना है। सत्र का समापन ना मतलब क्या बोलते हैं? सत्रावसान। ये भी सदन को ही अगर मान लो विघटित करना है तो ये सब कौन कम करता है? राष्ट्रपति करता है। राइट, तो पहले मैंने क्या बताया? संसद का जो सत्र है उसको आहूत करना। तो आहूत करने का जो काम का मतलब क्या होता है? इसमें सदस्यों को बैठक के लिए बुलाना, बैठक के लिए बुलाना, वहां क्या होता है? आहूत करना होता है। ठीक है, अब आहूत जब करेंगे तो आहूत करने के लिए क्या होता है? एक अधिसूचना जारी किया जाता है। किस अमुक तारीख को बैठक संचालित होनी है और उसमें इस अमुक तारीख से लेकर इस अमुक तारीख तक, इसकी जो अधिसूचना है वहां राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी अधिसूचना जो है कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही। ठीक है, इनके साथ साथ यहां भी ध्यान रखा जाता है कि जो संसद का जो सत्र है, ठीक है, तो जो सत्र चल रहा है, कोई भी सत्र है, तो सत्र का जो अंतिम जो कार्य दिवस है,
अंतिम बैठक, सत्र का जो अंतिम बैठक और जो आगामी जो सत्र है उनके पहली बैठक, दोनों के बीच की जो अवधि है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ये अनिवार्य है। मतलब ये हुआ इनमें कि सत्र का जो पहली सत्र का, ठीक है, मतलब इनको बुलाना अनिवार्य है, अनिवार्यता है। अनिवार्यता किस बात की है कि पिछली सत्र का अंतिम बैठक, पिछली सत्र का अंतिम बैठक और आगामी सत्र का पहली बैठक, आगामी सत्र का पहली बैठक के बीच का जो अवधि है, के बीच का अवधि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो वर्ष में जो है कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। वर्ष में 2 बैठक होना कम से कम क्या है, ये अनिवार्य है। क्लियर यहां तक ये? ठीक। क्या बताया मैंने? पिछली जो बैठक हुआ था उसका अंतिम बैठक का दिन और आगामी जो बैठक होगा उनकी पहली बैठक के दिन, दोनों के बीच का जो अवधि है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट? इसका मतलब यह हुआ कि अनिवार्यता जो है वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो होना ही है, 2 सत्र तो होने ही है। क्लियर यहां तक ये? ठीक। मगर समानता जो परंपरा है उसमें आगे बढ़ जाऊं। ठीक। मगर समानता जो वर्तमान में जो परंपरा है उसमें वर्तमान जो परंपरा है, इस वर्तमान परंपरा में वर्तमान परंपरा में अभी सदन में जो है, सदन में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। सदन में सामान्यतः जो है 3 सत्र होता है। अब 3 सत्र मतलब पहला सत्र, वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? बजट सत्र। दूसरा जो होता है मानसून सत्र। तीसरा जो होता है वहां शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है समाता फरवरी से प्रारंभ होता है और ये मई तक चलता है। समाता फरवरी से प्रारंभ होकर फरवरी से जो है समाता ये मई तक चलता है ये। ठीक है। वैसी जो है मानसून सत्र जो है ये सामान्यतः जो है ये जुलाई से लेकर के सितंबर तक, ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है ये। ठीक। मगर एक जो सामान्यतः जो जैसा चलता है उसमें फरवरी से लेकर मई तक बजट सत्र और जुलाई से लेकर कब तक? सितंबर तक। और वैसी जो है नवंबर दिसंबर में जो है, नवंबर दिसंबर में वहां क्या होता है? शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है। यहां विधानसभा में भी देखे तो भी लगभग इसी प्रकार का ही है। विधानसभा में भी देखे तो लगभग इसी प्रकार का। तो इस प्रकार से क्या हुआ, संसद में ये 3 सत्र होते हैं। अब जैसे कि बताया मैंने जो है कि अवधि कब की है? 6 माह की है। इधर बताया मैंने कि 6 माह के भीतर कम से कम 6 माह में बैठक, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जिस समय सदन का बैठक नहीं चल रहा है, तो कितने महीने हैं? 6 महीने का अंतराल हो सकता है। उस समय छुट्टी लग गई है, उस समय क्या है?
छुट्टी लग गई है, किसका? सदन का, अवकाश लग गया। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि सत्र का छुट्टी है, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे? सत्रावकाश। एक साथ उसे क्या बोलते हैं? सत्रावकाश। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? सत्र अवकाश, सत्र का अवकाश। एग्जाम में सिर्फ यही पे पूछते हैं, छोटा सा टर्म्स है ये। तो सत्रावकाश का मतलब वो अवधि है जिस समय सदन का सत्र नहीं चल रहा है। इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। कौन सा नहीं समझ में आ रहा है? बैठक के बीच की अवधि, वही तो है ना? ठीक है, तो सत्रावकाश का मतलब क्या है? हम उस अवधि की बात कर रहे हैं जिस समय जो है सदन का बैठक नहीं चल रहा है। क्लियर है यहां तक ये? ठीक, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं ना। अब आगे मैंने क्या बताया? इसका वर्तमान जो परंपरा है हमारे पास में, उसमें सदन में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र कौन सा है? बजट सत्र है। पहला सत्र कौन सा है? बजट सत्र है। और बजट सत्र इसको नाम इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि इसमें बजट प्रस्तुत किया जाता है और इसी सत्र में पारित भी होता है। अब एक तो 1 फरवरी को कर देते हैं, पहले वो मार्च में करते थे, ठीक है। और होता यह भी था कि बजट को समाता पहले 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था भारत में, शाम को 5 बजे। और शाम को 5 बजे इसलिए प्रस्तुत किए जाते थे, मतलब आजादी के जो है इतने समय बाद तक, तो इसी सरकार के समय जो है ये सब चेंज हुआ है ये, ठीक है। 5 बजे इसलिए प्रस्तुत किए जाते थे, मतलब 1950 से लेकर के 2014 के पहले तक, ठीक है। 5 बजे इसलिए पेश किए जाते थे बजट को भारत की संसद में, क्योंकि जो है ब्रिटेन में जो सुबह होता है 5 बजे होता है, जब यहां पर शाम को 5 बज रहा होता है। क्योंकि ब्रिटिश जो मानसिकता है, ठीक है, कि ब्रिटेन भारत को उपनिवेश था, तो परंपरा क्या था? 5 बजे बैठक प्रस्तुत करना है कि वहां ब्रिटेन के जो सम्राट है, समझ में आ रहा है ये? उस दिन के हिसाब से ये, ठीक है। मगर अब इनको बदल दिया गया है, तो अब भारतीय जो परंपरा है उसके अनुसार कितने बजे? 11 बजे से, ठीक है। और वो भी कब? 1 फरवरी से। अब तो पूरा चेंज कर दिया गया कि बजट को पारित करने से पहले, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले बजट की पूरी जो क्रियाकलाप है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसीलिए बजट अब 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है, उस पर चर्चा और पूरी प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है कि हम बहुत आसानी से जो है 1 अप्रैल से जो है नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, वहां से हम बजट को लागू कर सके, राइट। तो इस प्रकार से क्या हुआ? बजट सत्र। मानसून सत्र इसलिए कहा दिया जाता है इनको, क्यों? क्योंकि क्या है? मानसून आ गया है, मानसून आ गया है। मानसून क्या है? मानसून क्या है? पौधों की दिशा और दशा में परिवर्तन की जो स्थिति है वो क्या है? मानसून है। तो वैसे ही समझ लो उस समय कौन सा है ये? मानसून सत्र, ठीक। तीसरा कौन सा बताया मैंने? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र अभी तो ठीक है, ठंडी थोड़ी कम हो गई है, मगर फिर भी कैसा वाला मौसम है? शीत का मौसम है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? शीतकालीन सत्र कहते हैं, ठीक। अब अवधि तो समझ में आ रहा होगा ये, तो इस प्रकार से। मगर ये अनिवार्यता नहीं है कि सदन में जो है कितना सत्र चले? 3 सत्र चले, मगर अनिवार्यता किस बात की है? 2 सत्र का। कितना सत्र का? 2 सत्र का। तो एक तो मैंने क्या बताया इसमें? सत्रावसान हो गया। उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं, वहां है स्थगन, वहां है स्थगन, ठीक है। वहां क्या है? स्थगन। और कभी कभी ऐसा भी होता है स्थगन के लिए सत्र का, सदन में जो सत्र है उनकी अधिसूचना किसने जारी किया? राष्ट्रपति ने जारी किया। अब पूरी बैठकों का संचालन किनके द्वारा किया जाएगा? पूरी बैठकों का संचालन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष, सहयोगी और पैनल। राज्यसभा में सभापति, उपसभापति और उनका पैनल, ये बैठक का संचालन करेगा, ठीक। तो अब पूरी बैठक की गतिविधियों का संचालन का जो अधिकार है अब किसके पास चला गया? वो अध्यक्ष के पास में,
ठीक है, तो अब बैठक में जो है जो भी गतिविधियां होनी है, ठीक है, तो बैठक संसद का सत्र जो प्रारंभ होता है वो 11 बजे से प्रारंभ होता है। तो क्या होता है, 11 बजे से प्रारंभ होता है। तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक वहां होता है प्रश्न काल। प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर देते हैं। ये क्या हो गया, प्रश्न काल। उसी में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित, अतारांकित, और उसके बाद दूसरा अवधि होता है 12 बजे से 1 बजे तक, वो क्या होता है, शून्य काल का होता है। उसके बाद फिर बाकी गतिविधियां और चलती है। दोपहर में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, ठीक है, और 6 बजे तक बैठक इनकी चलती है। क्लियर है यहां तक ये? ठीक, समानता इस प्रकार का। तो एक मैंने क्या बताया, अब बीच में कभी मान लो जैसे कभी जो है बहुत सारे क्या है व्यवधान, अलग अलग कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है। बैठक में जो है बहुत सारे जो है स्थिति हो जाती है, कहीं पर धक्का मुक्की भी हो जाता है, आज भी सुने में धक्का मुक्की भी हो गया है, चोट वोट भी लग गया है, ठीक है, और एफआईआर भी दर्ज हो गया किसी के ऊपर इस तरह से। तो बैठक जब ठीक प्रकार से हल्ला गुल्ला और वो सब शोर शराबा होता है, तो कभी कभी जो है बैठक की जो अध्यक्षता करने वाला जो पीठासीन अधिकारी होता है, स्थगन, बैठक की स्थगन, सदन में बैठक की अध्यक्षता करने वाला जो पीठासीन अधिकारी है, किसी निश्चित अवधि के लिए 5 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटे भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, अगले दिन के लिए तक भी हो सकता है, ठीक है, बैठक को स्थगित करते हैं, वह कहलाता है स्थगन। इसके लिए जो है संसद का जो सदस्य है, उस सदन का जो सदस्य है, बैठक को स्थगित करने के लिए वहां एक प्रस्ताव भी ला सकता है, उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। समझ में आया जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, तो स्थगन बैठक को करने का अधिकार किनके पास में है? लोकसभा अध्यक्ष, चाहे वहां उपाध्यक्ष हो, चाहे पैनल का कोई भी सदस्य हो जो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है। ये हुआ स्थगन। स्थगन का मतलब क्या हुआ? बैठक को अल्प समय के लिए, बैठक को अल्प समय के लिए स्थगित करना, अल्प समय के लिए जो है विराम देना, विराम देना अल्प समय के लिए, आधे घंटे भी हो सकते हैं, 1 घंटा भी हो सकता है, और इस प्रकार की है। वो क्या हुआ? स्थगन। पहली बात है, तो स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी द्वारा, पीठासीन अधिकारी। और ये पीठासीन अधिकारी जो है ये कोई भी हो सकता है, जो बताया मैंने ये हुआ स्थगन। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ज्यादा अगर धक्का मुक्की शोरगुल और ये सब चीज अगर हो गया, तो कभी कभी इनको अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, कभी कभी अनिश्चित काल के लिए बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। मतलब निश्चित नहीं है, अभी सत्र जो है समाप्त नहीं हुआ है, मगर अभी निश्चित नहीं है कि कब तक उनकी बैठकें नहीं चलेंगी। तो स्वाभाविक है, जब बैठक जो इनको स्थगित कर दिया गया है, अब उनको फिर से अगर बुलाना है, तो फिर से बैठक को उस समय कौन बुलाएगा? क्योंकि सत्र भी समाप्त नहीं हुआ है, तो उनको फिर कौन टाइम देगा? अध्यक्ष, ना कि राष्ट्रपति। समझ आ रहा है? ये इनको आराम से समझने का प्रयास करो एक्चुअल में वो। तो इस प्रकार से अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने का जो काम है, ये भी कौन करता है? पीठासीन अधिकारी द्वारा। ये भी कौन करता है? पीठासीन अधिकारी के द्वारा। ये उसके बाद एक होता है सत्रवसान। एक क्या होता है? सत्रवसान। सत्रवसान का मतलब शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो भी स्पष्ट हो रहा है, सत्र का अवसान कर देना, मतलब सत्र का समाप्ति। मतलब एग्जैक्टली क्या है? सत्र की समाप्ति, सत्र की समाप्ति। तो जो सत्र चल रहा था, जिनकी अधिसूचना जो है भारत के राष्ट्रपति ने जारी किया था, बैठक हुआ,
कई बैठक हुए, बहुत सारे कार्य हो, उसमें संसदीय कार्य निपटाए गए। अब उस सत्र का समापन करना है। ये तो सत्र के समापन के लिए जो पीठासीन अधिकारी जो है तब बैठक वह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना है। ये जितना अवधि है वहां तक कार्य उनका जो जितनी अवधि तक के लिए जो उनको बैठक को जो है संचालित करने के जो है निश्चित किया गया था, अब वो समाप्त हो गया। तो बैठक को जो है अंतिम रूप से क्या है, समाप्त कौन करेगा? अध्यक्ष करेंगे। मगर उसके कुछ दिन बाद, सामान्यतः ऐसी परंपरा है कि कुछ दिन बाद राष्ट्रपति के द्वारा जो है सत्रवसान की अधिसूचना जारी किया जाता है। तो सत्रवसान का जो करने का जो अधिकार है, सत्रवसान की अधिसूचना, इनकी जो अधिसूचना है किसके द्वारा जारी किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाएगा। मगर बैठक को जो है अंतिम रूप से जब उनकी जो समय अवधि पूर्ण हो जाएगा तब उस बैठक को समाप्त कौन करेगा? अध्यक्ष या जो पीठासीन अधिकारी जो भी हो। ठीक है, पीठासीन अधिकारी जो है जो भी हो वो। ठीक, तो ये क्या हुआ? सत्रवसान हो गया। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण होता है, वहां होता है विघटन। वहां होता है विघटन। विघटन मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? सदन का विघटन। किन की बात कर रहा हूं? सदन का विघटन। तो किसका विघटन होगा? लोकसभा का विघटन होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो विघटन जो है वहां किसके द्वारा? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वहां लोकसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। एग्जैक्टली संविधान में केवल यही प्रावधान है कि राष्ट्रपति इनको विघटित कर सकते हैं, राष्ट्रपति इनको विघटन का अधिकार है। मगर सामान्यतः परंपरा है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर, सामान्यतः जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री लोक सलाह पर लोकसभा को विघटित करते हैं, लोकसभा का विघटन कर देते हैं। क्लियर है? आता है ये हो गया विघटन। उसके बाद फिर आगे एक और जो शब्द आता है वहां होता है गणपूर्ति। आगे बढ़ जाऊं, वहां होता है गणपूर्ति, वहां होता है गणपूर्ति। उसे क्या बोलते हैं? गणपूर्ति। अब ये जो गणपूर्ति है, गणपूर्ति या फिर इनको सामान्य भाषा में और बोला जाता है कोरम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरम कहते हैं। तो ये गणपूर्ति जो है, ये गणपूर्ति जो है वो न्यूनतम संख्या है जिससे बैठक को संचालित किया जाना है। कोरम यदि पूरा नहीं हुआ तो बैठक को जो है, जो अध्यक्षता कर रहा है पीठासीन अधिकारी, वहां जो है स्थगित कर देंगे। वहां बैठक को स्थगित करने के लिए, बैठक के संचालन के लिए अनिवार्य है कि कोरम पूरा होना चाहिए। राइट? तो कोरम जो चाहिए, जितना कोरम चाहिए, तो सदन का एक निश्चित न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या होता है उसे क्या बोलते हैं? कोरम कहते हैं। और ये कोरम जो है उस सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 10% सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तब माना जाएगा कि कोरम पूर्ण हुआ। तो कोरम क्या होता है? ये सदस्यों की, ये सदन में सदस्यों की वहां न्यूनतम संख्या है, वहां न्यूनतम संख्या है जिससे बैठक संचालित होगी। ठीक है, अगर इतना पूरा नहीं हुआ तो वहां बैठक संचालित नहीं किया जाएगा। ठीक, तो जो संख्या है वर्तमान में, वर्तमान जो स्थिति है इसमें कोरम का, वर्तमान जो स्थिति है कोरम का, वहां जो है सदन के 10
कुल सदस्यता का, कुल सदस्यता का 10%, 10% सदस्य अगर उपस्थित है तो माना जाएगा वह कोरम पूर्ण हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा में 55, इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा में 55 सदस्य चाहिए और राज्यसभा में 25, कम से कम कितना चाहिए, 25 सदस्य। ये क्या कहलाता है, कोरम। क्लियर है यहां तक ये, ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, वहां है संसदीय कार्यवाही के साधन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये आगे बढ़ जाऊं, ठीक। संसदीय कार्यवाही के साधन, संसदीय कार्यवाही के साधन। अब संसदीय कार्यवाही के साधन का मतलब समझ लीजिए पहले। संसद जो है तब जब अपने कार्यवाहियों को वो संचालित करते हैं तो कई अलग अलग जो है जो अवधि होता है, उस अलग अलग अवधि में अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, ठीक है, उस पर कार्यवाही होती है। तो संसद एक्चुअल में क्या है, सत्र बुलाएंगे, इसका मतलब यह हो रहा है कि या तो वहां जो है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या होता है इनका, विधि निर्माण करना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विधि निर्माण करना। तो स्वाभाविक है विधि निर्माण से संबंधित जितनी भी कार्यवाही हैं वो सब के सब कहां संचालित किए जाएंगे, संसद में ही संचालित किए जाएंगे, उनके सदनों में संचालित किए जाएंगे। क्योंकि भारत में संसदीय परंपरा है, भारत में संसदीय परंपरा है। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका से जो है जितना भी प्रश्न पूछे जाने हैं या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है, तो वो सब के सब काम किसके होंगे, संसद के होंगे, ठीक है। तो स्वाभाविक है कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का जितने भी कार्य है वो सब के सब कहां पर, संसदीय कार्यवाही की अलग अलग क्रियाओं में, अलग अलग जो कार्यवाही जो होता है इनमें, उन सब में जो है सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। तो अब उस कार्यपालिका को जो है, क्योंकि कार्यपालिका संघ की जो कार्यपालिका है वहां विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब यह है कि जो कार्यपालिका वहां बाध्य है कि लोकसभा के अन्य सदस्य जो प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर दे। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि सरकार में जो भी है, मींस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है, जिनमें सबसे प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री, वह हर एक कार्यों के लिए, अपने हर एक नीतियों के लिए, हर एक कार्यों के लिए जवाबदेह है। उनको सदन में जवाब देना पड़ेगा। कोई प्रश्न पूछेंगे तो उनको जवाब उनको देना पड़ेगा, उनके मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। स्वयं प्रधानमंत्री को जो है किसी भी प्रश्न का, उसने सरकार में अपनी नीतियों का संचालन किस प्रकार से किया, कौन कौन से कार्य किए, और उस कार्य को पूछने का अधिकार सांसद रखते हैं, पूछने का अधिकार सांसद रखते हैं, उनको अधिकार मिलता है। और इस तरफ जवाब देने का जो दायित्व किसका होता है, पूरी कार्यपालिका का। समझ में आ रहा है ये। तो इस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण का सबसे सशक्त माध्यम क्या होता है, यही संसदीय कार्यवाही के जो साधन होते हैं। चाहे वहां प्रश्नकाल हो, चाहे वहां शून्यकाल के समय हो, चाहे कोई प्रस्ताव ही क्यों ना हो, अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, वो सब एग्जैक्टली क्या है, वो सब एग्जैक्टली क्या है, कार्यपालिका पर संसद के द्वारा नियंत्रण का एक साधन होते हैं। जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वह है प्रश्नकाल। वहां क्या है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल मतलब शब्द लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, एक अवधि है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक अवधि है। इसमें क्या हो गया, ये एक अवधि है। अब अवधि का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने बताया कि सदन का जो बैठक जो प्रारंभ होता है वो 11 बजे प्रारंभ होता है।
सदन का जो बैठक प्रारंभ होता है 11 बजे प्रारंभ होता है, तो संसद के जो सत्र बैठक का जो पहला घंटा सदन में बैठक का पहला घंटा, पहला घंटा मतलब समाप्ता कितने 11 से 12 बजे तक यहां क्या होता है प्रश्नकाल होता है। यहां क्या होता है प्रश्नकाल होता है। इसमें सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जवाब देते हैं। मंत्री जो है जवाब देते हैं। ठीक, तो प्रश्न जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रश्न काल में प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न काल में प्रश्नों के प्रकार, अलग अलग प्रकार के प्रकार, अलग अलग प्रकार के प्रश्न, कई प्रकार के प्रश्न। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न एक प्रकार का प्रश्न, ठीक है। वैसी जो है चलो अतारांकित प्रश्न भी होता है, अतारांकित प्रश्न होता है। पूरक प्रश्न होता है, पूरक या कभी कभी इनको अनुपूरक भी होता है। पूरक, पूरक प्रश्न, कभी कभी इसमें जो है अनुपूरक प्रश्न भी जुड़ा होता है। कभी कभी क्या होता है इसमें अनुपूरक प्रश्न भी जुड़ा होता है। यह कभी कभी क्या होता है अनुपूरक प्रश्न होता है यह, ठीक। कभी कभी जो है अल्प सूचना के भी प्रश्न होते हैं। क्या बोलते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। तो प्रश्न के सब ये अलग अलग तरीके हैं, प्रश्न के सब ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न मैंने क्या बताया तारांकिक, तारांकिक प्रश्न समाप्त होते हैं, इनके मौखिक रूप से उत्तर दे दिया जाता है, मौखिक रूप से उत्तर दे दिया जाता है। और जो अतारांकित होता है उनको सामान्यतः लिखित रूप से उत्तर दिया जाता है, ठीक। एक होता है पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न मतलब क्या है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। यह प्रश्न का जवाब दिया गया, संतुष्ट नहीं है, तुरंत फिर प्रश्न पूछेंगे, तो क्या हुआ पूरक प्रश्न। क्लियर है यहां तक ये, ठीक। ये क्या हो गया पूरक प्रश्न। अब इनके साथ साथ, ठीक है, हाँ, अतारांकित प्रश्न में क्या होता है इनको लिखित रूप से ये अनिवार्यतः जो है कैसे दिया जाएगा, अनिवार्यतः ये क्या है लिखित रूप से देना पड़ेगा, लिखित उत्तर, ठीक है। इसमें क्या है लिखित उत्तर। इनके साथ साथ जो है अल्प सूचना के जो प्रश्न बताया ना ये, ठीक है, इनको जो है ये 10 दिनों की नोटिस पर पूछते हैं। ये मतलब समझो कि उनको जो है 10 दिन पहले, 10 दिन पहले नोटिस देकर रखना पड़ेगा। नोटिस, नोटिस पर पूछने वाले प्रश्न, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछने के लिए कौन एलिजिबल हूं, कब कौन प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कितने समय तक वहां प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके लिए जो है लोकसभा का जो है और राज्यसभा का उन्होंने कार्यों के संचालन के लिए अपना एक नियमावली बनाया हुआ है। अपना क्या है एक नियमावली बनाया है, मतलब सदन के प्रक्रिया के नियम। संविधान में जो है एक अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 118, संविधान के एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 118। अब उस अनुच्छेद 118 में जो है दोनों सदन को अधिकार दिया गया है, दोनों सदन को अधिकार दिया गया है कि वहां अपने कार्यों की बैठकों के संचालन के लिए वहां नियम बनाएं, अपने बैठकों संचालन के लिए नियम बनाएं। कौन सा अनुच्छेद की बात कर रहा हूं अनुच्छेद 118, राइट। तो इस तरह से क्या होता है तो उसके अनुरूप उस सदन ने स्वयं अपने लिए बैठक के संचालन के लिए क्या किया है नियम बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसी नियमावली के अंतर्गत जो है कि जब बैठक होगा तब प्रश्न पहले कौन पूछेगा
कितने दिन पहले जो है वो प्रश्न पूछने को नोटिस दिया जाएगा, समझना है ये। तो ये पूरी के लिए क्या है, पूरी लंबी चौड़ी नियमावली है और उसी के अंतर्गत तो सभाई के जितना भी ये सब प्रश्न पूछना, जो भी करना, प्रश्न पूछने के जो भी कार्य किए जाने हैं, सब किसकी अनुमति से करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष मतलब पहले पूर्व सूचना देना होगा, तब जाकर के वो पूछ सकते हैं ना, रेंडमली नहीं कि कोई मंत्री कोई भी सदस्य उठ गया और वह प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्रश्न काल में कई प्रकार के प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अनिवार्यतः जो है इसमें मौखिक रूप से उत्तर देना होता, समानता यही होता है। अतारांकित प्रश्न समानता उनका लिखित उत्तर देना होता है। पूरक प्रश्न जो पूरक प्रश्न जो पूछा गया उससे जुड़ी फिर प्रश्न, ठीक है। उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर, सामान्य भाषा कह देता हूं उनको मैं, उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर समानता यही होते हैं। जुड़े हुए प्रश्न पूछना, वो क्या है, पूरक प्रश्न। कभी कभी जो है अनुपूरक प्रश्न का जवाब दिया गया, एक बार प्रश्न पूछा, जवाब दिया, फिर संतुष्ट नहीं हुए, फिर प्रश्न पूछा, पूरक प्रश्न। कभी कभी और होता है, तीसरी बार भी एक नया प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे, अनुपूरक प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न, 10 दिन पहले ही नोटिस दिया गया कि हम ये प्रश्न पूछने वाले हैं, ठीक है। तो सभाई के मंत्री को बताना पड़ेगा ना कि प्रश्न का जवाब तैयार करके आए, तो उसे क्या बोलते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न। तो ये सब क्या है, संसदीय की कार्यवाही के साधन है। ये पहले घंटा में इस प्रकार से जो है गतिविधियां चलती है। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा घंटा जो आता है उसे कहते हैं शून्यकाल। उसे क्या बोलते हैं, शून्यकाल, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, सदन में बैठक का दूसरा घंटा है। ये सदन में बैठक का ये दूसरा घंटा है। ये अब दूसरा घंटा मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसमें ऐसा होता है, बिना पूर्व सूचना के मामलों पर प्रश्न, बिना पूर्व सूचना के मामलों पर प्रश्न पूछना। तो ये किस काल में होता है, शून्य काल में होता है ये। अब बिना पूर्व सूचना के मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रश्न पूछना शुरू कर देगा, पहले जो है जाकर वहां अपना अनुमति लेगा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी से, तब उसको शेड्यूल करेंगे उसमें, तब जाकर के जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला जो 1 घंटा जो होता है सदन में बैठक का जो है दूसरा घंटा, वहां क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है, ठीक है, 0 हावर कहलाता है ये, ठीक। तो स्वाभाविक है इसकी जो सूचना, प्रश्न पूछने की जो है जो अनुमति, प्रश्न पूछना तो ठीक है, मगर इसकी अनुमति कौन देंगे, पीठासीन अधिकारी की अनुमति। पीठासीन अधिकारी का मतलब यह हुआ जो भी पीठासीन अधिकारी हो उनकी अनुमति से, पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति से, उनकी पूर्व अनुमति से। क्लियर है यहां तक ये, ठीक। अब इसके अलावा जो है, आगे बढ़ जाऊं, ठीक। इसके बाद इसमें जो होता है वहां होता है प्रस्ताव, वहां होता है प्रस्ताव। अभी जो प्रस्ताव होता है, इस सदन में कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, सदन में जो है कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, सदन में कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। अब कई प्रकार के प्रस्ताव में जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव, ठीक है, बोलते हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव। तो ज्यादा महत्व के हैं उसे क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, क्या बोलेंगे, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, स्थगन प्रस्ताव।
बैठक को स्थगित करके, जो बैठक जिस पर बैठक में बातचीत चल रही है, वार्ता चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, ठीक है, उसको छोड़ करके या उसको स्थगित कर दे, उस बातचीत को स्थगित करके हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? स्थगन प्रस्ताव। क्लियर है? पुरानी बैठक चल रहा था, जैसे कभी मैं संविधान पढ़ा रहा हूं, ठीक है, संसद पार्लियामेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ये, मगर जो है हमने इस विषय को छोड़ करके, चलो हमने कुछ दिन बाद में, हम चलो कुछ समय बाद में इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, ये बहुत हो गया, और कुछ दिन बाद इतिहास पढ़ना ही ऐसे भी हम लोगों को भी है, ठीक। तो उसके लिए चलो आप लोगों ने प्रस्ताव लाया, ऐसे मुझे मालूम है प्रस्ताव लाने वाले ही है और करेंगे, तो क्या है वो, के प्रस्ताव कहलाएगा स्थगन प्रस्ताव, ठीक। अब इसके बाद जो है और आता है इनमें, वहां होता है पूरक प्रस्ताव। एक प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, कि इतिहास पढ़ेंगे, पर उसके बाद कहते हैं कि सर उसमें लगे हाथों थोड़ा सा कला संस्कृति वाला भी है, उनको भी साथ में ले लेते, तो के लिए क्या हो गया? पूरक प्रस्ताव। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये एग्जैक्टली उसको एग्जांपल से ले रहा हूं, तो समझने का प्रयास करो उनको, ठीक है। वहां हो गया पूरक प्रस्ताव, यहां तक हो गया। अब इन सब के बाद अब आता है पूरक प्रस्ताव, और इसके बाद स्थगन प्रस्ताव हो गया। स्थगन के बाद और क्या है, कुछ लिया मैंने? पूरक, ठीक है, एक है क्या? पूरक प्रस्ताव, ये भी ले लिया। अब पूरक प्रस्ताव के बाद आगे, अब इसमें आता है कटौती प्रस्ताव। तो कटौती किसमें करेंगे? कुछ अमाउंट है उसमें कटौती करेंगे ना। तो स्वाभाविक है बजट में जो है किसी कार्य के लिए, कोई योजना परियोजना, उसके लिए उसमें क्या करेंगे? कटौती करेंगे ना। उसमें क्या है? कटौती करेंगे। तो कुछ अमाउंट की कटौती करते हैं एक्चुअल में वो, ठीक है, ठीक है। कटौती प्रस्ताव का मतलब ये हुआ, वैसे भी नहीं, उनको वैसा नहीं कहा जाए। कटौती प्रस्ताव का मतलब ये कि ठीक है, बहुत वाद विवाद हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, ठीक है, तो अब उस वाद विवाद और विचार विमर्श को समाप्त करके जो है बैठक में मतदान करना है। तो उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है, वो क्या है? कटौती प्रस्ताव। वाद विवाद को समाप्त करके मतदान कराने के लिए प्रस्ताव, वहां क्या होता है? कटौती प्रस्ताव, ठीक है। एक होता है गिलोटिन या फिर गिलोटिन प्रस्ताव। एक होता है गिलोटिन या फिर सामान्य कह सकते हैं इनको गिलोटिन प्रस्ताव। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये सब छोटे छोटे शब्द हैं, एग्जाम में यही से पूछते हैं। और ये गिलोटिन या भी कभी कभी इनको गिलोटिन प्रस्ताव भी कह देते हैं। ये होता ये है कि कोई विधेयक पेश किया गया, सदन में कोई विधेयक पेश किया गया, सामान्यतः जो है उस पर ठीक ठाक मात्रा में जो है चर्चा होनी चाहिए, ठीक ठाक मात्रा में चर्चा नहीं होनी चाहिए, मगर ठीक ठाक उस पर विचार विमर्श नहीं हुआ है। अब जब ठीक ठाक विचार विमर्श नहीं हुआ है, तब विधेयक को तो पारित करना ही है ना हमें। तो विधेयक को पारित मगर चर्चा हुआ नहीं है, तो लास्ट में अब चूंकि मतदान कर देते हैं, अब मतदान से पहले जो है 5-7 मिनट थोड़ा सा कुछ समय के लिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये तो इसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वहां होता है गिलोटिन प्रस्ताव। मतलब विधेयक में पूर्व में चर्चा नहीं होने पर, विधेयक में पूर्व में चर्चा नहीं होने पर, पूर्व में चर्चा नहीं होने पर मतदान से पूर्व अल्प चर्चा के लिए प्रस्ताव, अल्प चर्चा के लिए प्रस्ताव, अल्प चर्चा के लिए प्रस्ताव
वहां प्रस्ताव क्या कहलाता है? गिलोटिन प्रस्ताव। कभी कभी भी जो है शब्द कर लेते हैं सिर्फ गिलोटिन। क्या बोलते हैं? गिलोटिन। क्लियर है यहां तक ये? तो ये क्या हो गया? गिलोटिन प्रस्ताव। ठीक। अब इसमें और बच गया। ठीक है, और बच गया इसमें जो है आगे बढ़ जाऊं। वह है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, ये उस समय लाया जाता है, ये उस समय लाया जाता है तब जब संसद जैसे लोकसभा के जो सदस्य है, ये भी चलो राज्यसभा में भी सदन के चूंकि वहां सदस्य है तो उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है, उनको उन्मुक्तियां होती है, छूट प्राप्त होता है। राइट? क्योंकि जनता की तरफ से कौन पूछ रहा है? वही पूछेंगे ना सरकार से, तो उनको छूट प्राप्त होता है सदन में, उनको छूट प्राप्त होता है। तो छूट के मतलब उनको विशेष अधिकार प्राप्त होता है। मगर यदि उनके अधिकारों को ऐसा प्रतीत होता है कि वो नहीं उपयोग कर पा रहे हैं या उनको वहां प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है उन अधिकारों का, तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार प्रस्ताव। मतलब उनके विशेषाधिकार के सदस्यों द्वारा उनके विशेषाधिकार के हनन होने पर प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक। उसके बाद एक आता है इनमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। वहां होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब यह होता है कि जैसे मैं अभी बहुत ठीक ठाक धीरे धीरे समझा रहा हूं, मगर यदि जो है साथ में किताब पर भी ध्यान देंगे तो मेरी बातें जो है हो सकता समझ में न आए। तो मैं एक प्रस्ताव लेके आऊंगा कि आप मेरी बातों को तवज्जो दो, उस पर ध्यान दो। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं ना ये? तो वो प्रस्ताव क्या कहलाएगा? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। समझ रहा हूं मैं कह रहा हूं वो? ठीक है, तो उपचल में क्या है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है कि आप क्लास में ध्यान दें। इसी प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? ध्यान। तो सदन में सदस्य जो है, सदन में बहुत सारी कार्रवाई हो रही है, सरकार जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं, मगर ठीक है, वो बीपीएल को चावल देता है, पोल्टिफाइड राइट जो है उस पर जीएसटी लगा रखा है ज्यादा मात्रा में, सरकार उस पर गरीबों को महंगा हो जाता है चावल, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो सरकार तो बाकी जो विपक्ष है सदन में वो क्या करेंगे? भाई इस पर ध्यान दे, इस पर वो ध्यान दे। समझ रहा है ना ये? तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाएंगे, तो क्या बोलेंगे? विशेषाधिकार प्रस्ताव। हालांकि भी सदन में इसलिए प्रस्ताव नहीं लाया गया है, फिर भी जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हुआ तो पोल्टिफाइड जो राइस है ना, उबला चावल बोलते हैं, उस पर जीएसटी ज्यादा था, उसको 5% किया गया। ठीक, जिससे वो चावल सस्ता मिले। तो क्या है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है? किसी विशेष सदन में विशेष मुद्दे पर ध्यान दिलाने के लिए, सदन में किसी विशेष मामले पर ध्यान दिलाने के लिए प्रस्ताव क्या कहलाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक। उसके बाद अगला जो प्रस्ताव होता है वह होता है अविश्वास प्रस्ताव। आगे बढ़ रहा हूं मैं। वह होता है अविश्वास प्रस्ताव। वहां क्या होता है?
अविश्वास प्रस्ताव। जैसे कि मैंने बताया, आर्टिकल 75(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) में प्रावधान है। अनुच्छेद 75(3) में जो प्रावधान है, 75(3) में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राइट। क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद को, लोकसभा में मंत्रिपरिषद को जब तक विश्वास प्राप्त है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद को जब तक विश्वास प्राप्त है, उस समय तक वह कार्यों को संचालित करेंगे। वो मंत्रिपरिषद उस समय तक बना रह सकता है जब तक उनको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। क्लियर है यहां तक ये? तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद को जब तक विश्वास प्राप्त है तब तक वो मंत्रिपरिषद रहेगा। जिस समय भी जो है मंत्रिपरिषद ने अपना विश्वास खो दिया, कहां पर? लोकसभा में। जिस समय जो है लोकसभा मंत्रिपरिषद पर अविश्वास करना शुरू कर दिया, अविश्वास करना शुरू मतलब क्या? अविश्वास किया, मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों इस्तीफा देना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि उस मंत्रिपरिषद का विश्वास अब लोकसभा में नहीं रहा गया है। समझ में आ रहा है ये? तो सामान्य बातें अगर हम समझे इनमें, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस मंत्रिपरिषद को जो है हमेशा अपने विश्वास में रखना पड़ेगा। किसको? लोकसभा को। समझ में आ रहा है ये? इसीलिए यदि मान लो जो है संसद का कोई अन्य सदस्य यदि मान लो वहां एक प्रस्ताव लेके आता है जिसमें ये बातें हैं कि मंत्रिपरिषद पर सदन विश्वास नहीं करता, तो मंत्रिपरिषद के अविश्वास के लिए सदन में एक प्रस्ताव, ठीक, आराम से समझिए, मंत्रिपरिषद के सदन में अविश्वास के लिए एक प्रस्ताव कि ये सदन जो है इस मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं करता, वहां प्रस्ताव क्या कहलाता है? अविश्वास प्रस्ताव। क्लियर है? फिर से एक बार, सदन में मंत्रिपरिषद पर अविश्वास के लिए एक प्रस्ताव, वहां प्रस्ताव क्या कहलाता है? अविश्वास प्रस्ताव। तो स्वाभाविक है ये प्रस्ताव जो है किनकी तरफ से आएगा? ये प्रस्ताव जो है किनकी तरफ से आएगा? क्या मंत्रिपरिषद की तरफ से आएगा? किनकी तरफ से आएगा? विपक्ष की तरफ से आएगा ना, विपक्ष द्वारा। क्या है? विपक्ष द्वारा, ठीक। और सामान्यतः जो है ये विपक्ष द्वारा जो है, ठीक है, विपक्ष द्वारा ही ये प्रस्ताव लाया जाता है। ये कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक।
मगर यदि जो है सरकार, मगर यदि जो है सरकार, इसके अलावा मैं दूसरी बातें कर रहा हूं, मगर यदि मैं दूसरी, इसको दोस्त अपोजिट बात कर रहा हूं मैं, मगर यदि जो है सरकार की ये जो सदन है, मीन्स ये जो लोकसभा है, यहां जो लोकसभा है, लोकसभा पर, लोकसभा का अब इनको विश्वास नहीं रहा, तो क्या है, अविश्वास। मगर मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव लाता है, ठीक, मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव लाता है कि सदन में उनको विश्वास प्राप्त है। मंत्रिपरिषद की तरफ से जो है यहां जो है प्रस्ताव लाया जाता है कि उनको सदन का विश्वास प्राप्त है, वहां प्रस्ताव क्या कराएगा, विश्वास प्रस्ताव, वहां क्या लाएगा, विश्वास प्रस्ताव। तो ये किसके द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा। किनके द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा। क्लियर है यहां तक, ये समझ में आ रहा है ये, ठीक। तो एक क्या बताया मैंने, विश्वास, एक क्या है, अविश्वास प्रस्ताव, और दूसरा क्या हो गया, विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, क्लियर है यहां तक ये, ठीक है। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव बताया मैंने, ये नहीं कि हर दिन अविश्वास प्रस्ताव लाते रहेंगे, ठीक है। तो स्वाभाविक है अगर एक बार विश्वास प्रस्ताव ला दिया गया, मतलब ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सामान्यतः ये 6 माह में एक बार लाया जा सकता है, 6 माह में एक बार, चलो 6 अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो अब अगला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, कम से कम 6 महीने बाद, ठीक। ये क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव। उसके बाद फिर जो है निंदा प्रस्ताव, आगे बढ़ जाऊं, उसके बाद क्या है, निंदा प्रस्ताव, उसके बाद क्या है, निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव का मतलब नाम से स्पष्ट है, किसी के जो है निंदा करना है, ठीक है, किसी के लिए क्या है, निंदा करना है। मैं ठीक से समझा पा रहा हूं या फिर नहीं, तो अगर मैं ठीक से अगर समझा पा रहा हूं तो आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये प्रस्ताव लेके आएंगे, तो क्या बोलेंगे, अच्छे प्रस्ताव, ठीक है, वाहवाही का प्रस्ताव, ठीक है। मगर यदि जो है मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लेके आएंगे जिसमें जो है आप मेरी निंदा करेंगे, ठीक है। अब निंदा करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो निंदा करने के लिए प्रस्ताव, तो स्वाभाविक कि अब सरकार यदि ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा मान लो, चलो विपक्ष को लगता है, ठीक है, तो स्वाभाविक है हम तो उनकी भर्त्सना क्या है, भर्त्सना करते हैं, ठीक है, या फिर इनकी निंदा, ऐसी बातों का निंदा करते हैं। ये बातें तो कहते ही है, बाहर और अंदर तो कहते ही है, घोर निंदा करते हैं, ठीक है। मगर कभी कभी इसके लिए सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है कि हम सरकार के उनकी जो नीतियां हैं हम उससे सहमत नहीं है, उनके कार्यों से हम सहमत नहीं है, तब एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को क्या बोला जाता है, निंदा प्रस्ताव। तो ये सरकार के कार्यों की जो है, सरकार के नीति सामान्यतः ये ऐसी होता है, अब सरकार के द्वारा तो ये नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इसमें सरकार के नीतियों, कार्यों आदि के विरोध में, आदि के विरोध में, आदि के विरोध में, या उनकी नीतियों की निंदा करने के लिए प्रस्ताव, करने के लिए प्रस्ताव,
कि हम इन नीतियों के समर्थन में नहीं हैं। उस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? निंदा प्रस्ताव। उसके बाद एक होता है और सबसे लास्ट है, वहां है धन्यवाद प्रस्ताव। वहां है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब यह होता है कि कोई मुखिया आकर के जो है उन्होंने कुछ आशीर्वाद स्वरूप अपने कुछ बातें कहे। ठीक है, पहली जब सदन का जब नया नया गठित होता है तो पहली सत्र जब प्रारंभ होता है तब सरकार के मुखिया वो अपनी सरकार की नीतियां बताने के लिए पहले दिन आकर उपस्थित होता है और भाषण देता है। प्रत्येक वर्ष जो है सत्र का पहला जो है बैठक में, सत्र जब प्रारंभ होता है उस समय फिर आकर के वो बैठक करता है, दोनों को एक साथ अधिवेशन करता है, बैठक बुलाता है। ये यही होता है ना। ये बजट भी करते हैं तो भी वैसे ही होता है। तो सभाई की इस तरह देश का जो प्रधान है, राष्ट्राध्यक्ष संवैधानिक प्रधान है, वो जो है आकर के जो है वहां भारत की जनता के लिए हमें इस प्रकार से जो है काम करना है, ऐसा वहां प्रस्तुत करता है। तो सभाइक है, बड़े बुजुर्ग मुखिया अगर मान लो जो है आके वहां हमें बुलाया है, अपनी बातें बताया, सिखाया, तो लास्ट में क्या कहेंगे आप उनको? धन्यवाद कहेंगे। तो इसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति के सम्मान में, राष्ट्रपति को धन्यवाद कहने के लिए। वहां क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है किनके लिए? राष्ट्रपति को धन्यवाद, राष्ट्रपति को धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ? ये डिफरेंट जो है प्रस्ताव। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पढ़ेंगे अभी ना। हाँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहां है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटा है और समझ में भी बहुत आसानी से आ जाता है। आ रहा समझ में? नहीं है? तो ये एक्चुअल में क्या है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में विधायी प्रक्रिया, संसद में विधायी क्या हुआ? संसद में विधायी प्रक्रिया। तो संसद में विधायी प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है। संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। मैं संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया मतलब क्या हुआ? संसद में जो प्रक्रिया दे रहे हैं विधि निर्माण की, उसे बोलते हैं विधायी प्रक्रिया। उसे क्या बोलते हैं? विधायी प्रक्रिया। और ये विधायी प्रक्रिया जो है संविधान के अनुच्छेद 107, 108 और 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहां तक पूरी प्रक्रिया दे रखा है। यही है ना विधायी प्रक्रिया जो है संसद की अनुच्छेद 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 107 विधेयकों के पूरा स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में प्रावधान है। विधेयकों को पहली बार जब सदन में पेश किया जाता है उसे बोला जाता है विधेयकों का पूरा स्थापना करना। ठीक है, और विधेयक जो पेश किया गया उनको पारित किया जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? पारित करना। राइट, अनुच्छेद 107। वैसी जो है अनुच्छेद 108। ठीक, कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि दोनों सदनों में जो है किसी बात को लेकर के, ठीक है, असहमति हो जाता है। दोनों सदनों में किसी विषय को लेकर के असहमति हो जाता है। दोनों सदन जो है किसी बात को, किसी विधेयक को, एक सदन ने कोई विधेयक को पेश किया, अगले दूसरे सदन ने उनको
अस्वीकार कर दिया, ठीक है, या फिर दोनों सदन जो है कम से कम अंतिम रूप से जो विधेयक जिनके पास दोनों के पास गया, एक सदन से पास होकर दूसरे सदन ने कुछ संशोधन के लिए उसने कहा पहले जो सदन है वो संशोधन से सहमत नहीं है, फिर भी असहमति हो गया दोनों में, ठीक है, या फिर जो है विधेयक जो है एक सदन ने पारित किया और दूसरे सदन पर वहां विधेयक गया, 6 माह से अधिक हो गया, उस पर उसने कोई कार्यवाही किया ही नहीं, तब मतलब क्या है, दोनों सदनों में असहमति हो गया है। तब उस समय क्या करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, कानून तो बनाया ही जाना है ना, तो संसद का नेतृत्व तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो वो क्या करेगा, दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। तो क्या क्या बताया मैंने, एक अनुच्छेद 107 है, एक क्या है, अनुच्छेद 107, ठीक है, तो इसमें क्या है, विधेयकों का पूरा ही स्थापित करना, इसमें क्या है, विधेयकों का पूरा ही स्थापित करना। आप नोट डाउन कर लेंगे, आर्टिकल नोट डाउन कर लेंगे, यहां पर बाद में लिख लेंगे, अभी जल्दी जल्दी कह रहा हूं मैं। तो 107 अभी क्या है, विधेयकों का पूरा ही स्थापना है, यहां पर पूरा ही स्थापना और पारित करना, और इसमें क्या है, पारित करना, ठीक है। उसके बाद जो बताया मैंने अनुच्छेद 108, इसमें क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, इसमें क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान है ये, ठीक है। तो उसके बाद फिर वैसी जो है अनुच्छेद 109, ठीक है, अनुच्छेद 109, यहां जो है वित्त से संबंधित, और वित्त मतलब विशेष रूप से धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है, पारित करने की प्रक्रिया है, किसको, धन विधेयक को। और अनुच्छेद 110 जो है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा है, इसमें क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है, ले रहे हैं यहां तक, ये मुख्य बातें यही है। अब इसके बाद बाकी जो बातें हैं, ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 111, यहीं पर थोड़ा मेंशन कर दे रहा हूं मैं, अनुच्छेद 111, तो वहां जो है विधेयकों पर अनुमति है, किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक क्या है, वित्तीय विवरण। अब उसके बाद फिर जो है 112 के बाद इसमें जो है वित्त विधेयक से संबंधित है, ठीक है, 112। उसके बाद फिर क्या है, 113 है। तो 113 में फिर जो है इसमें जो एस्टिमेट्स होते हैं, ये संसद में जो एस्टिमेट्स होता है उनका जो प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाना है, ठीक है, अनुदान मांग को लेकर के है। उसके बाद फिर जो है विनियोग विधेयक को लेकर के अनुच्छेद 114 में ये, ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिकल है इसमें, अलग अलग, अनुपूरक है, अतिरिक्त है, अधिक अनुदान है, ठीक, कहां तक, 117 तक, ठीक। तो ये सब क्या है, इसमें अलग अलग ये संबंधित अनुच्छेद है। ये क्या क्या बताया मैंने, एक अनुच्छेद 7 है, ठीक, जिनमें क्या है, विधेयकों का पूरा स्थापना मतलब पहली बार पेश किया गया और उसके बाद पारित करना, ठीक। 108 में क्या है, संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक मतलब क्या हुआ, दोनों सदनों की एक साथ बैठक करना, ठीक। फिर 109 धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है। 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। और 11 क्या है, विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा। 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। अब इसमें जो है थोड़ा बारी बारी से जो है इस पर हम बात करते हैं, ठीक। तो पहले जो है जैसे मैंने बताया कि एक विधेयक जो है, आगे बढ़ूं मैं, ठीक,
इस तरफ क्या होता है, एक कोई विधेयक। तो विधेयक का मतलब क्या होता है, विधेयक का मतलब क्या हुआ, कानून बनने से पहले, कानून बनने से पहले जो विधिक दस्तावेज है उसे क्या बोलते हैं, विधेयक। ठीक है, एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो कानून बनने से पूर्व, कानून या फिर इसको कानून ना करके इनको विधि निर्माण के पूर्व, विधि निर्माण के पूर्व के विधिक दस्तावेज, दस्तावेज तो क्या कहेंगे, विधेयक। ठीक, विधि निर्माण से पूर्व की विधिक जो दस्तावेज है उसे क्या बोलेंगे, विधिक, विधेयक। अब सामान्य भाषा में इनको कभी बोलते हैं बिल, क्या है, बिल। तो ये क्या हो गया, विधेयक। अब ये जो विधेयक है सामान्यतः जो है दो प्रकार की विधेयक होता है। यहां जो विधेयक जो है सामान्यतः दो प्रकार की विधेयक, विधेयक के प्रकार स्वरूप के आधार पर। चलो इनके प्रकार, वर्गीकरण कई प्रकार से है मगर इनके प्रकार, तो ये जो विधेयक है कुछ होता है सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी का मतलब यह हुआ जो मंत्री परिषद के जो सदस्य के द्वारा जो पेश किया जाएगा वही क्या है, सरकारी है। समझा रहा ना, ये जो मंत्री परिषद के सदस्य है उनके द्वारा जो विधेयक पेश किया जाएगा केवल वही सरकारी विधेयक है। मंत्री परिषद के केवल, स्पष्ट कह रहा हूं मैं, ये केवल मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक, प्रस्तुत किया गया विधेयक क्या कहलाता है, सरकारी विधेयक। क्लियर है, कोई भी मंत्री पेश करे सदन में यह। अब गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक का मतलब यह होता है सरकार के अलावा, सरकार मतलब कौन, केंद्र में भारत सरकार के अलावा, भारत सरकार के अलावा भारत सरकार के अलावा। अब भारत सरकार का मतलब क्या, अनुच्छेद 78 उसमें लिखा हुआ है भारत सरकार का मतलब जो मंत्री परिषद के निर्णयों को लेता है, जो निर्णय लेता है तो वो क्या है, भारत सरकार। अनुच्छेद 78 में है प्रावधान कि भारत सरकार के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। तो प्रधानमंत्री कौन है, सरकार के, भारत सरकार के कार्यों की जानकारी देगा। तो प्रधानमंत्री कौन है, मंत्री परिषद के अध्यक्ष। इसीलिए भारत सरकार का मतलब कौन, ये मंत्री परिषद। कौन, मंत्री परिषद। तो स्वाभाविक है इसीलिए इस भारत सरकार में जो है, जो भी मंत्री है उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक सरकारी विधेयक, और इस भारत सरकार के अलावा सदन में अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक, अलावा सदन में अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक क्या कहलाता है, गैर सरकारी विधेयक। ठीक, कोई निजी व्यक्ति भी हो सकता है,
ठीक है, और उसको निजी व्यक्ति कहेंगे एक तरह देखा जाए तो वो। इस प्रकार से क्या हुआ, विधेयक तो स्वाभाविक है, विधेयक जो है विपक्षी दल के द्वारा भी लाया जा सकता है, कोई विधेयक जो है विधेयक विपक्षी दल के भी द्वारा लाया जा सकता है, बस है कि एक माह पहले उनको नोटिस देना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, ठीक। अब उसके बाद आगे इसमें है विधेयकों की अलग अलग श्रेणियां, विधेयकों की श्रेणियां। विधेयकों की विभिन्न श्रेणियां। अब इनमें जो है कई प्रकार की विधेयक होता है। तो एक क्या होता है, साधारण विधेयक। एक क्या होता है, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक जो है ये क्या है, साधारण विधेयक क्या है, जो वित्तीय विषय होते हैं उनके अलावा, वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सामान्य विषयों के लिए, सामान्य विषयों के लिए विधि निर्माण संबंधी, विधि निर्माण संबंधी जो विधेयक है वो क्या कहलाता है, साधारण विधेयक। मतलब सामान्य कानून बनाया जाना है तो क्या कहलाएगा, साधारण विधेयक। ठीक, उसके बाद दूसरा विधेयक, तो ये पहला हो गया, ठीक, साधारण विधेयक हो गया। उसके बाद दूसरा विधेयक। अब दूसरा विधेयक जो है, चलो वहां लेते हैं धन विधेयक। वहां होता है धन विधेयक। धन विधेयक स्वाभाविक रूप से जो है एक वित्त विधेयक होता है। ठीक है, धन विधेयक जो है यहां एक वित्त विधेयक होता है, क्योंकि इसका संबंध, जिस विधेयक का संबंध जो है वित्त से है। एक और साथ में लेता हूं मैं, ठीक है, हालांकि से बहुत सारी बातें लेनी है। जिस विधेयक का संबंध जो है वित्त से होता है, वित्तीय मामलों से होता है यह, जिस विधेयक का संबंध जो है वित्त से होते हैं, वित्तीय मामलों से होते हैं, उस विधेयक को क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक। जिस विधेयक का संबंध जो है धन से, धन से मतलब उसमें बताऊंगा अभी मैं डिटेल इसकी है। धन से मतलब इसमें, धन से मतलब यह हुआ कि कोई नया कर लगाया जाना है, कोई नया जो है कर लगाया जाना है, ऐसे आगे है, आगे है। ठीक है, तो पहले समझते चले जाओ। वो पहले मैंने क्या बताया, कोई एक साधारण विधेयक है, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या बताया, धन विधेयक। तो एग्जैक्टली अगर देखें तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वह अनुच्छेद 110 में दे रखा है, ठीक, उस पर बात करूंगा अभी मैं। तो इसको एक्चुअल होता क्या है कि धन विधेयक जो है एक ऐसा विधेयक है जिसमें कोई कर लगाने, कर को बढ़ाने, या फिर जो है जो भारत की जो संचित निधि है उसमें पैसा डालने या उसमें से पैसा निकालने के लिए जो विधेयक होता है, ऐसे विधेयक को क्या बोलते हैं, धन विधेयक। और ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए परिभाषा किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 110 में रखा है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अभी डिटेल बात करूंगी इस पर, ठीक है। और इस विधान विधेयक को किस प्रकार से पारित करना है, धन विधेयक को
पारित करने की प्रक्रिया, पारित करने की प्रक्रिया वो दे रखा है अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 107 में क्या है? विधेयकों को पूरा स्थापित करना और पारित करना। अनुच्छेद 108 में क्या दे रखा है? संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में क्या दे रखा है? धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 11 में क्या है? विधेयकों का अनुमति। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर है यहां तक ये? ठीक, तो वैसी बात कर रहा हूं मैं। धन विधेयक का मतलब वहां विधेयक जो जिनका संबंध जो है वित्तीय, वित्त से है, धन से है, जिसमें कोई नया कर लगा रहे हैं उसके बारे में, कर को बढ़ा रहे हैं उसके बारे में, किसी को भारत की संचित निधि में भारित घोषित कर रहे हैं उसके बारे में, भारत की संचित निधि में पैसा डालने के लिए, वहां से पैसा निकालने के लिए जो विधेयक होता है, वहां विधेयक क्या कहलाता है? धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो धन विधेयक का सत्यापन ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये क्या हुआ? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये धन विधेयक कहां पर पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। मतलब उसको ऐसा कहा जाए, धन विधेयक, धन विधेयक लोकसभा में पहली बार पेश किया जाता है। पहली बार लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसको ऐसा कहा जाए, धन विधेयक पहली बार लोकसभा में ही पेश करते हैं, में ही प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है? पहली बार क्या है? लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं ये। ठीक, और इसमें क्या होता है, कोई तो छूट ना जाए, और इसमें क्या बातें होती है, कितने प्रस्तावित करते हैं, इतनी बातें हैं ये। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है? वित्त विधेयक कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? वित्तीय विधेयक कहते हैं। इनका संबंध जो है वित्त से है, वित्तीय मामलों से है, मगर इस प्रकार की विधेयक में कोई कर नहीं लगा जा रहा होता है, कर को नहीं बढ़ाया जा रहा होता है, मगर हां इनका संबंध किससे? वित्त से है। इस प्रकार की विधेयक को क्या कहते हैं? वित्तीय विधेयक। मतलब वित्तीय विषयों से संबंधित विधेयक, विषयों से संबंधित विधेयक, वहां क्या कहलाता है? वित्त विधेयक। आगे बढ़ जाऊं? ठीक, अब इसके बाद जो है चौथे नंबर, वह होता है संविधान संशोधन विधेयक। वहां होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक का मतलब क्या हुआ? ये कौन सा है? अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368। इसमें क्या है? ये बेसिकली क्या है? संविधान में संशोधन करने के लिए, संशोधन करने के लिए ये विधेयक है। संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक जो लाया जाता है, उस विधेयक को क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, और जो किसमें है? अनुच्छेद 368 में है। क्लियर है यहां पर ये? ठीक, ये हो गया चौथा प्रकार के विधेयक। ठीक, अब इन विधेयकों को जो है पारित होना, थोड़ा सा और बचा है बस ये। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं इनको। ठीक है,
और हाँ, अब इन विधेयकों को पारित करना, समझ में आ रहा है? ये क्या है? संविधान में संशोधन के लिए विधेयक। क्या बोलेंगे? संविधान संशोधन विधेयक। बहुत आसान है ये, ठीक है। अब इसके बाद में इन विधेयकों को पारित करना है, वहां पर जा रहा हूं। चले, अब विधेयक से कानून बनने की जो प्रक्रिया है उनको थोड़ा सा, विधेयक से कानून बनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इनको ज्यादातर बातों को जो है आपको सुनकर के समझ लेना है, सुनकर समझना है ये, ठीक है। समझने का प्रयास करो मेनली, ठीक है। अब उनको समझो। वो प्रक्रिया शुरुआत कब होगा? ये प्रक्रिया शुरुआत क्या होगा? विधेयक तैयार करना है, विधेयक तैयार करना। तो दो प्रकार का हो सकता है, ये सरकारी भी हो सकता है और ये गैर सरकारी हो सकता है। तो स्वाभाविक है वो अपने अपने हिसाब से दोनों तैयार करेंगे। किसी पर्टिकुलर मंत्रालय से, जैसे कोई गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, तो क्या है अपने अपने विभाग के संबंधित वो तैयार करते हैं, जो कार्य आवंटन हुआ है उसके अनुसार। तो विधेयक तैयार करना पहली बात है। अब विधेयक तैयार करने के बाद इनको सदन में पूरा ही स्थापित करना। तो स्वाभाविक है क्या होगा? स्वाभाविक है क्या होगा? तो इसमें जो है एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक, हाँ, तो इसके साथ में और क्या बताया मैंने? एक तो क्या होता है? धन विधेयक। एक क्या होता है? धन विधेयक। अब धन विधेयक के बारे में बता चुका हूं मैं कि धन विधेयक पहली बार जब पेश करना होता है तो अनिवार्यतः हमें कहां पेश करना होता है? लोकसभा में, ठीक है। तो धन विधेयक पहली बार केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं ये। और इनकी प्रक्रिया अलग से दे रखा है। इनकी प्रक्रिया कितने बताया मैंने? अब इनकी प्रक्रिया कहां पर है? 109 में है, तो वो अलग होता है। मगर समानतः बाकी जो विधेयक होते हैं उसके लिए जो है कोई विधेयक, तो विधेयक को जब पहली बार प्रस्तुत करते हैं किसी भी सदन में, तो स्वाभाविक इसमें जो है क्या है? कोई भी सदन हो, इसमें किसकी बात कर रहा हूं? कोई भी सदन में, ठीक। एक तो क्या होगा? सबसे पहले विधेयक को सदन में पूरा स्थापित करना, सदन में पूरा स्थापित करना, ठीक है। पूरा स्थापित मतलब क्या होता है? पहली बार पेश करना, ठीक। अब इनको समझो। वो अब कोई विधेयक को पहली बार हमने जो है पेश किया, तो यह माना जाता है कि अब उनका पहला वाचन प्रारंभ हो रहा है। मतलब विधेयक बनने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन होने का मतलब यह हुआ, एक तरह सामान्य भाषा समझ लो उनको, वो चरण कहते हैं। तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ठीक है। ये कोई भी सदन में, तो चलो हमने एक सदन, चलो हमने कोई पहला सदन ले लिया हमने, ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए रहा हूं ना मैं ये, ठीक है। तो वहां पर कोई विधेयक पेश किया गया, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में जो है विधेयक को पेश कर दिया गया, तो माना जाता है कि प्रथम वाचन संपन्न हो गया, उस पर विचार विमर्श होगा। तो विधेयक को पेश करना, विधेयक को सदन में प्रस्तुत करना, ठीक, वहां क्या है? प्रथम वाचन हो गया। उसके बाद फिर जो है, ठीक है, क्या है? प्रथम वाचन करना। अब उसके बाद फिर उस विधेयक पर बहस करना, विधेयक पर चर्चा, विचार विमर्श, या समिति को भेजना या नहीं भेजना, ये सब किस में हो जाता है? ये दूसरे चरण में हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद होता है तीसरा वाचन। अब वहां क्या होता है? तीसरे वाचन। ये एक्चुअली में अंतिम रूप से
अंतिम रूप से विधेयक को पारित करना। तो पहले वाचन में क्या बताया? विधेयक को पेश किया गया सदन में, ठीक है। विधेयक पर प्रारंभिक चर्चा हुआ, मतलब विधेयक को पेश किया गया, विधेयक को स्वीकार कर लिया गया, पहला वाचन संपन्न। दूसरा वाचन, उस विधेयक पर चर्चा हुआ। चर्चा में जो है कई प्रकार की चर्चा हो सकता है, या फिर कभी यह हो सकता है उनको समिति को भेज दिया गया, संसदीय समिति को। समझ में आ रहा है कह रहा हूं? ये संसदीय समिति को भेज दिया। अब संसदीय समिति रिपोर्ट तैयार करके अपना फिर वापस देगा सदन में, अध्यक्ष को देगा, फिर वो उस पर फिर चर्चा करेंगे, जो संशोधन होगा, जो संशोधन। फिर उसके बाद लास्टली क्या है? तृतीय वाचन की बात कर रहा हूं, जब फाइनली उस विधेयक पर या तो फिर चर्चा होना है, अंतिम चर्चा, या फिर उसको मतदान करना है, या उनको पारित करना है। क्लियर हुआ यहां तक ये? ठीक। तो क्या होता है? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और ये तृतीय वाचन। अब इस पहली सदन से जो है वहां विधेयक पारित हो गया, ठीक। तब वहां विधेयक अब दूसरे सदन में जाएगा। अब विधेयक जो है दूसरे सदन में, दूसरे सदन में मतलब पहली सदन से पारित होने के बाद, तो क्या है? पहली सदन से विधेयक पारित होने के बाद कहां पर? दूसरे सदन में, दूसरे सदन में प्रस्तुत। तो यहां भी क्या होगी स्थिति? यहां भी सेम होगी। तो यहां भी क्या बोलते हैं इनको? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ठीक है। इनमें भी क्या स्थिति होती है? तीन स्थिति। तो तीन स्थिति मतलब कौन कौन सा फिर बताया मैंने? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया और ये तृतीय हो गया। क्लियर यहां तक ये? ठीक। अब थोड़ी सी बातें उसमें और है। ये दूसरे में जो है, अब या तो ये होता है इस पूरे वाचन की प्रक्रिया में, तो यहां पर क्या है? यहां पर प्रस्तुत करना, विचार विमर्श करना, या समिति को भेज देना, और यहां पर फाइनली अंतिम रूप से पारित करना, अंतिम रूप से पारित करना, प्रक्रिया इसमें है, ठीक। अब सामान्यता जो है पहले सदन ने भेज दिया, ठीक। तो अगला सदन क्या करेगा? एक होता है इनमें कि उसने इनको बिना, एक स्थिति होती है इनमें कि इसने बिना संशोधन, तो पहले सदन ने उधर पेश किया, तो अब ये दूसरे सदन के पास में आ गया, ठीक। अब दूसरा सदन क्या कर सकता है? इसमें कुछ संशोधन पारित करेगा, ठीक। तो यहां पर क्या हो सकता है? या तो जो है वहां कुछ संशोधन पारित करेगा, एक स्थिति होती है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। एक विधेयक जो है जब सदन में एक सदन के द्वारा पारित कर दिया गया, ठीक, तब उसके बाद वहां दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में गया, मगर दूसरे सदन जो है पहले सदन ने जो विधेयक पारित किया था उससे वहां सहमत नहीं है, तो उसने क्या किया? एक संशोधन ले आया और संशोधन करके जो है उसने पहले सदन को वापस भेज दिया, राइट। अब मान लो जो है उस सदन ने जो संशोधन किया है, दूसरे सदन ने, वो पहला सदन जो है उससे सहमत नहीं है, तो दोनों सदन आपस में क्या हो गया? असहमत हो गया ना किसी विषय को लेकर के। या फिर चलो पहले सदन ने जो है इस तरफ विधेयक को पारित करके दूसरे तरफ सदन भेज दिया है, मगर वो 6 महीने से ज्यादा हो गया है, 6 माह से ज्यादा हो गया और उस पर कोई विचार ही नहीं किया, तब ठीक है, तब मतलब अंतिम रूप से दोनों सदन में क्या हो गया है? असहमति हो गया है, ठीक है। या फिर जो है उसने विधेयक को अस्वीकार कर दिया है, या फिर जो है 6 माह से अधिक बीत गया है, तब
राष्ट्रपति जो है उसके लिए एक संयुक्त बैठक बुलाएगा। आगे बढ़ जाऊं तो फिर क्या होगा, एक संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक कब कब बताया मैंने, तब जब संशोधन से सहमत नहीं है। ठीक। दूसरा, कब विधेयक को अस्वीकार कर दिया, विधेयक को अस्वीकार कर दिया। या फिर और तीसरी बातें क्या बताया मैंने कि 6 माह से अधिक समय। ठीक है, 6 माह से मतलब किनको, विधेयक को, विधेयक को जो है सदन में भेजे 6 माह से अधिक समय बीत गया। फाइनली एक तरह से हो गया है कि ये दोनों आपस में सहमत नहीं है। तो स्वाभाविक है ऐसे समय में जो है विधि निर्माण के लिए, ऐसे समय में विधि निर्माण के लिए एक व्यवस्था है, इसमें अनुच्छेद 108 में, और वो अनुच्छेद में क्या है, संयुक्त बैठक। इसमें क्या है, संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना, राष्ट्रपति द्वारा इनकी अधिसूचना। तो राष्ट्रपति इनकी अधिसूचना जारी करेंगे, तब बैठक संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, क्या है, संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन होगा तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा इसका, लोकसभा अध्यक्ष। और मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तब उपाध्यक्ष लोकसभा। अगर ये भी नहीं है तब राज्यसभा के उपसभापति। ठीक, राज्यसभा के उपसभापति। क्लियर है यहां तक ये। ठीक, अब ये क्या बताया मैंने भी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, संयुक्त बैठक की जो बातें बताया मैंने। ठीक, अब ये संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक जो है, तो संयुक्त बैठक, अब विधेयक उस पर चर्चा हुआ दोनों सदनों में एक साथ, और फाइनली जो है उस विधेयक को पारित कर दिया गया। ठीक है, उस विधेयक को तत्कालीन बहुमत से पारित कर दिया। ठीक, इस अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुआ और उनको तत्कालिक बहुमत से, तत्कालिक बहुमत से पारित। तत्कालिक बहुमत मतलब क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आ रहा है, संयुक्त, ये संयुक्त, संयुक्त अधिवेशन, एक संयुक्त एक्चुअल में संयुक्त बैठक जो होता है ना, ये उनको होता है संयुक्त, संयुक्त अधिवेशन। एक्चुअल में संयुक्त अधिवेशन ऐसा लिखा जाए इनको वो। ठीक है, या तो इनको फिर से लिख देता हूं मैं, और इनको ऐसा लिखा जाए, चलो, संयुक्त अधिवेशन, इनकी जो अध्यक्षता है। ठीक है, तो तत्कालीन बहुमत से पारित। तत्कालीन बहुमत का मतलब क्या होता है, तत्कालीन बहुमत का मतलब क्या है, जितने लोग उपस्थित हुए और जो मतदान किए उसका बहुमत, उससे अगर पारित हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि इस विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। क्लियर है यहां तक ये। ठीक है, तो संयुक्त विधेयक, संयुक्त बैठक कब बुलाया जाएगा, ऊपर 3 स्थिति जो मैंने लिख रखा है उसमें। ठीक है, अब दोनों जगह से विधेयक पारित हो गया, फिर बचा है। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से लिखना। ठीक है, अब दोनों जगहों से विधेयक पारित हो गया, तो अब किसके पास जाएगा ये,
किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अब किसके पास चला गया? विधेयक दोनों दोनों जो है दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात अब किसके पास? राष्ट्रपति को प्रस्तुत, ठीक, विधेयक को। तो अब यहां पर जो स्थिति होगी वो 3-4 स्थिति होती है ये, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति क्या करेगा? पहली स्थिति, या तो राष्ट्रपति क्या करेगा? विधेयक की अनुमति दे दिया, अनुमति दे दी, तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगा, कानून बन गया। क्लियर है? दूसरी स्थिति जो होती है कि वहां एक बार विधेयक को एक बार वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस, ठीक, एक बार भेज दिए, मगर दोबारा उसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए, ठीक है। अब उसको समझो ऐसे ही है, पहले समझ लो फिर लिखना। विधेयक जो है किसके पास चले गया? राष्ट्रपति के पास। एक स्थिति है कि उसने मंजूरी दे दिया, कानून बन गया। दूसरी स्थिति जो है कि विधेयक उसने वापस भेज दिया पुनर्विचार करने के लिए, मगर उस पर विचार करने के बाद में फिर सदन उपास विचार किया, विचार करने के बाद हूबहू फिर से उनको वही भेज दिया विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास। तब उस समय राष्ट्रपति बाध्य है, राइट। तो विधेयक को एक बार पुनर्विचार के बाद वापस भेज दिया, किंतु पुनः राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने पर राष्ट्रपति बाध्य है, वहां सहमति प्रदान करेगा, मतलब हस्ताक्षर करेगा ही करेगा। क्लियर है? ये क्या हो गया? दूसरी स्थिति, ठीक। अब उसके बाद तीसरी जो स्थिति होती है, वहां कोई निर्णय नहीं ले लेगा, कोई निर्णय नहीं लेगा, मतलब क्या रहेगा? निलंबित रहेगा। नंबर क्या रहेगा? निलंबित रहेगा। तो ये जो है किस लिए हुआ? सामान्य विधेयक होता है इसके लिए, ठीक है। ये जो हुआ किसके लिए हुआ? सामान्य विधेयक के लिए, ठीक। तो आज इतना करें, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बची हुई है, और धन विधेयक क्या है, और वो संयुक्त विधेयक तो बता ही दिया मैंने इस तरफ से। उसके बाद इनका जो है बजट पर तो आवश्यकता नहीं है, मगर कुछ बातें जो है इधर आगे फिर बाकी जो बातें होगी वो संघ की न्यायपालिका का, ठीक है। तो वो बातें करेंगे हम लोग कल। थैंक यू बच्चों, ऑनलाइन है जो बच्चे, थैंक यू।